दोस्तों स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं आज सेट आई, पेपर नंबर 4 है ये। ठीक है, सेट आई है, पेपर नंबर 4 है। अभी तक हम लोगों ने पेपर 1, 2 और 3 अच्छे से कर लिया है। सबसे ज़रूरी डिस्कशन हुआ है पेपर 2 में। 1 एंड 3 भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं, तो जा करके देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वहाँ पर। ठीक है, तो पेपर 4 को हम सॉल्व करें उससे पहले कुछ और बातें आपसे कर लेते हैं। देखो, ये जो पेपर थे, यहाँ पर कुछ बातें थी जो हमारे फेवर की थी कि जैसे भैया यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं थी, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि आप बुक यूज़ करो, हल्का फुल्का चाहो तो एआई यूज़ कर लो, लेकिन एनसीईआरटी के टच में होकर के आंसर देने की कोशिश करो। अब मैंने ये सोचा है कि क्योंकि अब सिर्फ 7 दिन बचेंगे, ठीक है, इस वाले पेपर के बाद आज से 8 दिन बचे हैं, तो जो इसके बाद वाला मॉक होगा वो होगा एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल का। ठीक है, उसके लिए टेलीग्राम पे मैंने आपको बोल भी दिया है, जा करके लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी और आपको बुक पहले नहीं देखनी है, बुक देखनी है पेपर सॉल्व करने के बाद, और फिर खुद को ही मार्क देना है। मार्क्स खुद को ही देने हैं कि मैं खुद एग्ज़ामिनर होता तो खुद को कितने नंबर देता। पेपर मैं सेट करके आपको दूंगा। ठीक है, जो पिछले साल का पेपर रहा है 2023 वाला, उसके हिसाब से मैं आपके लिए पेपर बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन बनेगा ज़रूर। मार्क्स आपको खुद देने हैं और आंसर भी खुद ही लिखना है, और इसमें ईमानदारी दिखाइएगा। जो ईमानदारी दिखाएगा वही सही चीज़ें सीख पाएगा और वही जो है आगे बढ़ करके इन सब चीज़ों में अच्छे से पार्टिसिपेट करके अच्छा टीचर भी बन पाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं ज़रा सा चेक कर लेता हूँ ऑडियो वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप ऑडियो आ रही होगी। ऑडियो यहाँ पर तो चल रही है, बाकी आप तक पहुँच रही है कि नहीं वो भी मैं चेक कर लेता हूँ, और कुछ एक बातें हैं जो ज़रूरी हैं वो भी मैं करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, और हाँ, एक वीडियो मैंने भेजी है शॉर्टकट वाली, वो आप ज़रूर देख लेना, टेलीग्राम पे है, बहुत बहुत ज़रूरी वीडियो है वो। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया है। हम आंसर्स पे चलें उससे पहले जो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था, ऑडियो यार एक बारी चेक हो जाती तो बढ़िया था। ठीक है, ज़ुबैर भाई हाय। चलो हाँ, कम से कम वो तो दिख ही रहा है। चलो आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है, आवाज़ का इशू नहीं है। तो हमको क्या करना है, अभी तो बुक से आप देखो, गूगल से देखो, जो करना है कीजिए। ठीक है, अगला वाला जो पेपर है उसको ना मैं बुक यूज़ करूँगा ना मैं गूगल यूज़ करूँगा। अभी तो मैं यूज़ ही करता हूँ, आपको पहले ही बताया हूँ, और आपको भी यूज़ करने की पूरी परमिशन दी थी, इसीलिए यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। ठीक है, आगे से रहेगी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है, अच्छी बात है। जो भी लोग आगे बढ़ें वो वीडियो को लाइक कर लें, और हम क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इतनी रात में, जैसे कि अभी 11 बज रहे हैं भाई साहब, गजब है ना। 11 बजे से हो सकेगा 12:30 तक पेपर निपट जाएगा। अगर नहीं भी निपटता है तो कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी थोड़ी करनी है। ठीक है, जल्दबाजी थोड़ी करनी है, मज़ा आएगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके ठीक, तो चलो पहले क्वेश्चन पे चलें। इससे पहले जो मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए वो आप ज़रूर समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि आप ही के काम का इंस्ट्रक्शन है वो। ठीक, तो आज का भी पेपर पिछले ही पेपर के जैसे है, फाइल हैंडलिंग और डीबीएमएस के लगभग 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन रहेंगे आपकी एनसीईआरटी 11th वाली किताब से। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हमारे ये हो जाते हैं, और सेम पैटर्न पे हमको मिल जाता है 15 डिस्क्रिप्टिव 7 और 8 के केसेस में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। और रही बात हाँ, रही बात अच्छे आंसर्स की, तो भाई देखो, कोई वहाँ पर परफेक्ट आंसर लिख करके नहीं आने वाला है। ठीक, कोई परफेक्ट आंसर लिख करके नहीं आने वाला है, तो आप लोग डरो मत। कई सारे लोगों का यही डर है कि सर हमसे लिखा नहीं जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। अरे भाई, किससे लिखा जा रहा है? मुझसे लिखा जा रहा है क्या? किसी से नहीं लिखा जा रहा है। और ये वाली ईमानदारी वाली बात जो मैंने बोली है ना, आपको खुद It's से। 11 o'clock. हाँ ठीक है, 11 बज गए। हाँ ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब भी ऑन है, कोई बात नहीं। आई होप आप तक अभी भी आवाज़ जा रही होगी, आवाज़ तो जा रही है ना, पता चले डू नॉट डिस्टर्ब में मेरा माइक ही बंद कर दिया। चलो हाँ, मैं ये कह रहा था दोस्त कि खुद को धोखा मत देना, अच्छे नंबर देना खुद को। अच्छे मतलब अच्छे से एनालिसिस करके नंबर देना खुद को। ठीक है, तो वो नंबर देना ज़रूरी है। पहले क्वेश्चन पे आना भी ज़रूरी है, बहुत लेट नहीं करना है, इतना टाइम नहीं रहता है। रात में भले देख रहे हो, रात तो रात होती है। ओके, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ फाइल ऑपरेशंस। करेक्ट ऑर्डर पूछा है। ठीक है, फाइल ऑपरेशंस कैसे होते हैं? सबसे पहले तो फाइल को क्या करना पड़ता है, बताओ भाई। सबसे पहले फाइल को क्या करना पड़ता है?
ओपन करना पड़ता है। ऑप्शन ईजी थे, तो ऑप्शन से तो हमने कर लिया। ओपन के बाद रीड या राइट होगा। पहले हमने फाइल को ओपन करा, ठीक है, ओपन करा, फाइल खुल गई। अब उसमें हम डेटा होगा तो रीड कर लेंगे, नहीं है तो राइट कर देंगे, और अगर कुछ डेटा है आगे लिखना है तो अपेंड कर देंगे, और उसके बाद हो जाएगा क्लोज। ठीक है, यही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा एंड ऑफ लाइन ऑन मोस्ट सिस्टम्स। हाँ, यहाँ पर भी न्यू लाइन कैरेक्टर हमको पता ही है, बैकवर्ड स्लैश एन लगाते हैं हम। एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक बैकवर्ड स्लैश होता है। हम लोग यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश लगाते हैं। ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर ही तो बोलते हैं। एंड ऑफ लाइन पे टेक्स्ट फाइल, व्हाट डज अ टेक्स्ट फाइल यूज टू मार्क द एंड ऑफ अ लाइन ऑन मोस्ट सिस्टम्स। मोस्ट सिस्टम पे एंड ऑफ द लाइन का क्या क्राइटेरिया, मतलब कौन सा वो कैरेक्टर यूज होता है? तो बैकवर्ड स्लैश एन। व्हाट इज व्हेन अ फाइल इज ओपन इन ए अपेंड मोड द फाइल पॉइंटर इज इनिशियली एट। है ना तगड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर बढ़िया है। ठीक है, जब भी आपको अपेंड करना होता है, जैसे कि जब हम राइट करते हैं तो हमारा पॉइंटर एकदम शुरुआत में पहुंच जाता है, जो डेटा होता है वो साफ हो जाता है। बस यही ध्यान रखना है, अपेंड ऑन राइट में डिफरेंस क्या होता है, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अपेंड क्या करता है? अपेंड क्या करता है भैया? एंड ऑफ फाइल। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो क्या? चलो कोई बात नहीं, रात ज़्यादा हो गई है तो टेंशन नहीं लेने का। क्या कह रहे हैं कुछ मान भाई, यूट्यूब पे पूरा गेट लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं EMRS के लिए। चलो, गेट लेवल की प्रिपरेशन करने दीजिए उनको। लगता है उन्होंने पिछली बार के PGT का पेपर नहीं देखा है। और गेट लेवल छोड़ो यार, जो चीज़ें यहाँ पर पूछेंगी ना, इस बार 12th क्लास के बच्चों का मैथ का पेपर जा कर के देखना। जो IIT की तैयारी कर रहे हैं ना, उनका सबका सुपड़ा साफ़ हुआ है अच्छे से बोर्ड में ही। बोर्ड में पता चले बहुत लोग घुस गए हैं, 75% भी नहीं आने वाला है उनका। तो हालत ख़राब हो गई है बच्चों की, और इसीलिए बहुत हवा में नहीं उड़ना चाहिए। जो सिलेबस दिया गया है, जो NCERT कर रही है, ठीक है, जो NCERT हमको पढ़ाई है, जो सिलेबस में दिया गया है, हमको वही पढ़ के जाना है। और 1 महीने का समय मिला है यार, 1 महीने का। हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन खुद एग्जामिनर को भी नहीं होगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, एकदम टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। विच पाइथन फंक्शन इज यूज टू चेक इफ़ अ फाइल एग्जिस्ट बिफोर ओपनिंग। ओपनिंग से पहले ही हमको चेक कर लेना है ना, फाइल है भी या नहीं है। तो कौन सा पाइथन फंक्शन चेक करता है? ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है क्या? फाइल एग्जिस्ट चेक फाइल नहीं होता है। अगर आपने पाइथन यूज टू चेक इफ़ अ फाइल एग्जिस्ट बिफोर ओपनिंग, ये शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, NCERT में नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। इस फाइल तो होगा नहीं। ऑप्शंस के हिसाब से प्रेडिक्शन यही होगा। आंसर कंफर्म करना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ। ओके, यहाँ पर आंसर को वो करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से NCERT की बुक का क्वेश्चन तो एग्जैक्टली नहीं है। गूगल दादा आ जाओ। हाँ, सही है, सही है। os.path.exist, वो नाम से ही आ रहा था। फाइल डॉट एग्जिस्ट नहीं होगा, पाथ डॉट एग्जिस्ट। ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। पिकल, व्हाट इज़ डिफरेंस? हाँ, इसका आंसर ये वाला होगा। और जो चीज़ें आपको लगें सिलेबस के बाहर की, आप उनको अवॉइड कर सकते हो यार। 5-10 नंबर एग्जामिनर के लिए छोड़ देना। ठीक है, इन पिकल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डंप एंड डंप्स। डंप एंड डंप्स में क्या डिफरेंस है? ये बढ़िया चीज़ है यार, डंप एंड डंप्स में डिफरेंस पूछ लिया है ना। बढ़िया क्वेश्चन हो गया। राइट्स टू फाइल डम्प्स रिटर्न्स बाइट स्ट्रिंग। हाँ सही है, यही पहला वाला ही सही है, इसमें पहला वाला ही सही है ना। डम्प्स राइट्स टू फाइल डम्प्स रिटर्न्स बाइट, नहीं यही पहला ही सही है एकदम। 5th वाले का ए वाला होगा। द रीड लाइन मेथड इंक्लूड्स विच कैरेक्टर एट द एंड ऑफ रिटर्न स्ट्रिंग। The read line method includes which character at the end of the returned string? Return string, हाँ न्यू लाइन कैरेक्टर ही तो आएगा।
The append data to a binary file without losing existing content, which mode is used? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है, इस पे सवाल आएंगे क्योंकि ये ना इजी है ना हार्ड है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, बाइनरी फाइल को अपेंड करना है, अपेंड बाइनरी, और तो कुछ करेंगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट क्लोज मेथड? क्लोज मेथड पूछ लिया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज़रूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हाँ तो चलो पढ़ लेते हैं। मस्ट ऑलवेज बी कॉल्ड, ओनली नीडेड, इट इज़ नेसेसरी इफ विथ स्टेटमेंट इज यू, इट इज़ नीडेड, इट इज़ अननेसेसरी इफ विथ स्टेट, हाँ यही सही होगा। डज नॉट, ये सब नहीं होंगे। ठीक है, 8 का है, व्हाट विल हैपन इफ वी कॉल राइट ऑन अ फाइल ओपन इन आर मोड? व्हाट विल हैपन इफ वी कॉल राइट, we call write on a file open in R mode? रीड मोड में है, रीड मोड में है ना, रीड मोड में हम राइट कहाँ से कर पाएंगे? कोई एरर आएगी ना। एरर तो मान लो और दिया होता, इनपुट आउटपुट अनसपोर्टेड ऑपरेशन, यही बता देगा शायद, IO डॉट अनसपोर्टेड ऑपरेशन, क्योंकि और कहीं तो एरर नहीं आएगा। राइट साइलेंटली कैसे भाई, रीड मोड में साइलेंटली राइट कैसे करेगा? नई फाइल तो बनेगी नहीं। W मोड में होता ओवर राइट कहीं नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी, 9 का बी। 10 पे आते हैं, इन फाइल हैंडलिंग विच बिल्ट इन पाइथन फंक्शन रिटर्न द करंट वर्किंग डायरेक्टरी? बहुत सही क्वेश्चन है ये। ठीक है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी यही होगा, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, गेट CWD, sys.cwd नहीं होगा, os.cwd। अब व्यू इन डेटाबेस इज, बहुत इजी सवाल आ गया। चलो व्यू, वर्चुअल नहीं, यही होगा, अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन अ SQL क्वेरी। विच नॉर्मल फॉर्म इंश्योर्स नो पार्शियल डिपेंडेंसीज ऑन अ कंपोजिट प्राइमरी की? पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए कंपोजिट प्राइमरी की पे। 1NF के बाद 2NF, कल 1NF वाला क्वेश्चन आया था ना। अच्छा, जो फिर से बोल रहा हूँ, जो आपको लगे कि आपके सिलेबस से बाहर है, आप उस क्वेश्चन को बस अवॉइड कर देना। हल्का सा आइडिया लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी आप अपने सिलेबस पे स्टिक करोगे ना, 90% क्वेश्चन वहीं से होंगे। और आपके अगर 90% में से 80% नंबर आ गए तो आप बहुत आगे हो दुनिया से भाई, ऐसे परेशान मत हुआ करो। ठीक है, दी इंटरसेक्ट ऑप्शन रिटर्न्स, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या करता था वो? सबके साथ सबका डेटा उठा के फेंकवाता था ना। इंटरसेक्ट जो यहाँ वाला डेटा हो, यहाँ वाला डेटा हो, क्रॉस जॉइन नहीं, जॉइन थोड़ी कराना है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट क्या करता है भाई? कंफ्यूजिंग ऑप्शन है क्या? इंटरसेक्शन क्या करता है? एनिमल लवर बी बता रहे, कौन से वाले का? 13 का C होगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक 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 ठीक, आज तो वेरी गुड भाई। रोज कॉलम टू बोथ टेबल्स, इसमें मैं हल्का सा कंफ्यूज भाई यार, पता नहीं इतना आसान सवाल कैसे कंफ्यूज हो सकता हूँ। सर आउट ऑफ सिलेबस, कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है भाई? क्वेश्चन नंबर भी बताया करो ना। आउट ऑफ सिलेबस वाला, जैसे ये वाला मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि अवॉइड कर दो, आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं। तो अब मुझे गेट लेवल तक नहीं जाना है, लेकिन हल्का एक लेवल अब तो रखना ही है ना, क्योंकि आपसे बुक से पढ़ने के लिए बोला हूँ। एग्ज़ाम लेवल कल से चालू हो रहा है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो लाइक कर लो दोस्तों, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, विच SQL डेटा टाइप वुड यू यूज़ टू स्टोर अ डेटा लाइक? ये डेटा लाइक ये दिया हुआ है, तो ये डेट का डेटा हो गया, डेट का डेटा हो गया ना। तो अब इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताना है? डेट ही तो यूज़ होगा ना, डेट डेटा टाइप। और इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, कैसे कैसे डेट होती है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा बुक में। उस दिन शायद फर्स्ट वाली उस सेकेंड वाले में हम लोगों ने देखा भी था। विच कंस्ट्रेंट प्रिवेंट्स नेगेटिव वैल्यूज़ इन सैलरी कॉलम? बहुत सही क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, चेक ही तो कराएंगे। What does select sticks from employee where salary is not null return? क्या आएगा? where salary is not null।
व्हाट डज सेलेक्ट 6 फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नॉट नल रिटर्न। हाँ, सैलरी जिसके नॉट नल है उसको रिटर्न करो, तो एम्प्लॉयज़ विथ नल सैलरी, एम्प्लॉयज़ विथ बक, एम्प्लॉयज़ हु हैव अ सैलरी, यही होगा। हाँ ठीक है, वही जिनके अंदर में सैलरी लिखी हुई होगी वो नॉट नल चेक करके हमको दे देगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया मतलब इजी था, ऑप्शन थोड़े से बड़े बनाने की कोशिश हो गई। विच एसक्यूएल फंक्शन रिमूव्स ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ट्रेलिंग स्पेसेस, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मतलब पीछे के, ट्रेलिंग मतलब जैसे कि ट्रेलिंग होता है इसके बाद वाला, ये पहले वाला होता है, तो एल ट्रिम, आर ट्रिम, आर ट्रिम होगा ना कि एल ट्रिम होगा? 17 वाले का बताना भाई, 17 वाले का आंसर आर ट्रिम होगा कि एल ट्रिम होगा? 17 का, 18 का, 18 का नहीं भाई, 17 का बताओ। एनिमल्स रबर, 17 वाले का क्या होगा आंसर? आर ट्रिम होगा ना? नहीं ट्रिम तो नहीं होगा दोस्त, एनिमल लवर, राइट साइड, हाँ हाँ हाँ, आर ट्रिम। वेरी गुड आशुतोष, वेरी गुड। 18, 17 का कौन कौन बताया है? 17 का सी रामकृष्ण राय, वेरी गुड भाई। हाँ, ई ट्रिम, ठीक है, राइट लेफ्ट नहीं बोला है। अरे राइट लेफ्ट नहीं, वो क्या बोला है ये देखो, ट्रेलिंग स्पेसेस। आर ट्रिम ही तो होगा, हाँ वही चीज़, वेरी गुड, आर ट्रिम होगा आंसर। द एसक्यूएल कमांड टू चेंज द कॉलम डेटा टाइप इन माई एसक्यूएल इज। एसक्यूएल कमांड टू चेंज द कॉलम्स डेटा टाइप, कॉलम का डेटा टाइप ही बदल देना है तो ऑल्टर करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, 18 वाले में क्या होगा? ऑल्टर टेबल टी चेंज कोल, ऑल्टर टेबल टी, ऑल्टर टेबल टी मॉडिफाई कोल, बी होगा राइट? 18 का बी होगा ना? 18 का बी ही होगा ना दोस्तों? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बी ही होगा, ठीक है, बहुत सही यार, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। लाइक तो बनता है आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी थम्स अप देता हूँ मैं, ठीक है, थम्स अप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जुबैर, एनिमल्स लवर। भाई साहब आप तो 19th वाला भी बताने लगे, चलते रहो दोस्त, कोई बात नहीं। व्हाट डज सेलेक्ट इन INSTR, कंप्यूटर साइंस, फिर साइंस इन स्ट्रीम इन STR, इन स्ट्रीम, साइंस, साइंस क्या आएगा यहाँ पर? 3 3 6 7, यही तो आएगा। ये तो बढ़िया क्वेश्चन मिल गया भाई साहब। 19 वाले का आंसर बताओ भाई। 19 का सी, 10, 19 का सी, का सी। Which aggregate function counts only not non-null values in a column? Non-null values will return the position of science from start. हाँ हाँ वही वही, वेरी गुड रामकृष्ण राय। साइंस पहली बार कहाँ पर मिला? ऐसा ही तो, कहाँ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक। विच एग्रीगेट फंक्शन काउंट्स ओनली नॉन नल वैल्यूज इन अ कॉलम? नॉन नल वैल्यूज ही काउंट करेगा ये, और कोई वैल्यू काउंट नहीं करनी है इसको। बीस वाले का आंसर सबको काउंट कर लेगा भाई।
काउंट कॉलम नेम ना, 21 का 3G, 20 का B ना, वेरी गुड, 20 का B ही होगा। अच्छा, कल एक क्वेश्चन में, अभी मुझे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, एक लड़की ने कमेंट किया था कि मैंने ऑप्शन गलत कराया है, तो वो थोड़ा सा आप लोग जा कर के देख लेना, अगर वो गलत हो तो उसको सही कर देना कल वाली वीडियो में, ठीक है। और हो सकेगा मैं भी उसको क्रॉस चेक कर लूँगा, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, ठीक है। हम सब साथ में मिल के पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो हेल्प होनी चाहिए एक दूसरे की। विच जनरेशन में इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्मार्टफोन विद इंटरनेट ब्राउजिंग, ये तो बढ़िया है यार, 21 वाले का क्वेश्चन, ठीक है। इंटरनेट ब्राउजिंग, वैसे तो सच बताऊं तो 2G से ही आ गया था, 2G टेक्नोलॉजी, 2G इंटरनेट। आपने GPRS अगर चलाया हो तो 2G सिम पे भी GPRS चल जाता था। फिर 3G सिम का ज़माना आया था, लेकिन हमारी बुक में 3G का ही ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ ऑप्शन भी 3G ही हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। स्मार्टफोन्स तो यहीं से आए थे, बाकी इंटरनेट ब्राउजिंग पहले से ही चालू हो गई थी। ओके, चलो। एक्रोनिम TCP का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लेकिन आंसर तो बताना मेरी जिम्मेदारी भी है। ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल मत मारिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है 22 वाले का, ठीक है। 22 वाले का B ही होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट। चलो, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड आउटगोइंग ईमेल्स फ्रॉम अ मेल क्लाइंट टू अ मेल सर्वर, मेल क्लाइंट टू अ मेल सर्वर, एकदम बढ़िया, दोनों पता होने चाहिए थे। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 23 का C, इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी इजीएस्ट टू ऐड एंड रिमूव अ नोड विदाउट अफेक्टिंग अदर्स, दूसरों को बिना नुकसान पहुंचाए आप कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी प्रेफर करोगे? स्टार, क्योंकि ऐसे होता है, इनको गायब करो या इनको ऐड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। द फर्स्ट नेटवर्क टू यूज़ पैकेट स्विचिंग डेवलप्ड इन 1969, पैकेट स्विचिंग यूज़ किया था 1969 में, डेवलप हुआ था। बहुत बढ़िया चीज़, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स हमको ARPANET के बारे में पता है, NSFNet और ईथरनेट, भाई साहब इंटरनेट, वाह क्या ऑप्शन है, बढ़िया था वैसे ऑप्शन। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज सूटेबल फॉर विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, विच टाइप इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कहाँ यूज़ किया जाएगा? शॉर्ट रेंज इंडोर लाइन ऑफ साइट, मतलब सामने सामने चीज़ें दिखनी चाहिए। चाइनीज़ फ़ोन होते थे, उनमें इंफ्रारेड सेंसर हुआ करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फुल ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स कल भी शायद क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन हम लोगों ने इस पर किया हुआ है, एकदम सिंपल है। फुल ड्यूप्लेक्स है, डेटा फ्लोज इन बोथ वे साइमल्टेनियसली। व्हाट इज पिकोनेट फॉर्म्ड बाय ब्लूटूथ डिवाइसेस, पिकोनेट, पिकोनेट फॉर्म्ड बाय ब्लूटूथ डिवाइसेस, अच्छा पैन जो है वो ब्लूटूथ से ही रिलेटेड है, ब्लूटूथ से आप अपना इंटरनेट शेयर कर सकते हो अपने लैपटॉप में या दूसरे मोबाइल्स में, फाइल्स भी शेयर करते हो, तो वही पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। यहाँ पर 1 मास्टर एंड अप टू 7 एक्टिव स्लेब्स होते हैं, 7 स्लेब्स होते हैं एक्टिव। और ब्लूटूथ के बारे में इतनी जानकारी आपको हल्की से होनी चाहिए। STP इन कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्क केबल स्टैंड्स फॉर, नेटवर्क केबल्स के चक्कर में बताना है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, कल हम लोगों ने कोएक्सियल ट्विस्टेड ये सब पढ़ा हुआ था। द मैक्सिमम डेटा रेट अचीवेबल ओवर 5G नेटवर्क इज अप्रॉक्सीमेटली, 5G पे इंटरनेट कितना तेज़ चलता है? बहुत तेज़ चलता है भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा यार, साला ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा है इसका। द मैक्सिमम डेटा रेट अचीवेबल ओवर अ स्टैंडर्ड 5G नेटवर्क इज अप्रॉक्सीमेटली 10 Mbps नहीं होगा, 100 Mbps नहीं होगा, 1 Gbps होगा, क्या होगा? 30 का C होगा। 30 वाले का क्या ऑप्शन दे रहे हो दोस्तों आप लोग? सेवरल Gbps, सेवरल Gbps देखना पड़ेगा दोस्त, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं इसमें। 1 Gbps से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, और सेवरल Gbps भी ऑप्शन में दिया है। हम्म 10-20 गीगाबिट पर सेकंड, जिनके पास 5G मोबाइल है उनको 500 Mbps भी मिलता है क्या भाई? 1 Gbps भी मिलता है क्या? ज़रा बताना। नहीं मिलता ना, ये सब क्या बकवास है, लिखने को कुछ भी लिख दें। 1 Gbps भी नहीं होगा, सेवरल Gbps, मतलब ये 10-20 की बात हो रही है।
वही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। 30 वाले का ये नहीं होगा जो मैंने मार्क किया, ये वाला होगा, डी वाला। ठीक है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंट्रूजन इन नेटवर्क सिक्योरिटी? इंट्रूज कर जाना, इंट्रूजन क्या होता है नेटवर्क सिक्योरिटी में? इजी है ना? लीगल नहीं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। 32 पे आते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूजिंग ह्यूरिस्टिक वर्क्स बाय। मैचिंग नॉन वायरस नहीं, एनालाइजिंग सस्पिशियस बिहेवियर पैटर्न्स टू डिटेक्ट न्यू अननोन थ्रेट्स। हाँ, ह्यूरिस्टिक्स चेक करते हैं। अच्छा, ये ह्यूरिस्टिक मेथड हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा हुआ था, प्रीलिम्स में। बोटनेट क्या है? ये होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एनालाइजिंग सस्पिशियस बिहेवियर पैटर्न्स टू डिटेक्ट न्यू या अननोन थ्रेट्स। हम लोगों ने एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिनको हल्का सा आइडिया नहीं है वो जा करके पढ़ लेंगे। बोटनेट क्या है? बोटनेट, हाँ यही है, नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर कंट्रोल रिमोटली बाय एन अटैकर। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रिएटेड इन 1985, कौन डेवलप किया था? ये वाला आंसर बताओ भाई। 34 वाले का ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप करके आता, नहीं कर पाता। मतलब आइडिया तो ये है कि बिल गेट्स नहीं हो सकते, एलन ट्यूरिंग ने भी कंप्यूटर वायरस नहीं बनाया था, इन्हीं दोनों में से किसी ने बनाया था, शायद लाइनस टोरवाल्ड्स। लाइनक्स बनाया था क्या? इसका कोई आइडिया ही नहीं है भाई साहब। चौंतीस वाले में ऐसे तुक्केबाजी करते। 34 का बी कौन बोला है? ग्रोवर पैराडाइज नर्सरी। ठीक है, फ्रेड कोहेन। एक मिनट चेक भी कर लेता हूँ यार, बस चेक कर रहा हूँ दोस्तों अपनी सिक्योरिटी के लिए। आप लोगों पे भरोसा है मुझे, लेकिन क्योंकि और भी लोग वीडियो देखते हैं ना, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि चीज़ें उनके फेवर की हों। बैसिट अजमल फ़रूक अलवी, ये क्या बता रहा है? फर्स्ट पीसी गुड देखो ना, ब्रेन और पाकिस्तानी ब्रेन, ये क्या पाकिस्तान वालों ने बनाया था? नहीं बता रहा यार। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रिएटेड इन 1985 वाज डेवलप्ड बाई। ये यार तो पता नहीं क्या बताया गूगल दादा। गूगल फिर से गलत आंसर बता रहा है, पटक के मारेंगे गूगल को हम। नहीं, गूगल हमारे ऑप्शन में मैच क्यों नहीं कर रहा है यार? ये क्वेश्चन अभी डाउटफुल छोड़े क्या? ज़रा इनके बारे में सर्च करते हैं ना, क्योंकि उन दोनों का तो जानते हैं। ज़रा बी और डी वाले को सर्च करते हैं। बी वाला कौन था? ये फ्रेड कोहेन, अमेरिकन कंप्यूटर इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, ये है तो यार, यही है फ्रेड कोहेन, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर वायरस डिफेंस टेक्निक्स एंड द पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म कंप्यूटर वायरस। इन्होंने ही टर्म दिया था कंप्यूटर वायरस का। बासित अलवी सही है। हाँ ठीक है, वो अपने टर्म में सही होगा, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन था वहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं है हमारे इसमें, तो यहाँ पर हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर से मार देता हूँ मैं इस आंसर को, फ्रेड कोहेन ही होगा। ठीक है, चलो इसका भी आंसर हो गया। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायरस से प्रोटेक्ट करता है? नहीं। मैनेजेस इंटरनेट कनेक्शन नहीं अलाउ जो है टू कम्युनिकेट विद स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस? बिल्कुल। जैसे ये जो वी दिख रहा है, ये मेरे जो पेन है ना, जो मेरी पेन टैबलेट है, उसको मैनेज कर रहा है। बिना इसके मैक पे जो है वो चलता ही नहीं है। विंडोज़ पे चल जाता है, विंडोज़ पे कोई ड्राइवर नहीं डालना पड़ता, क्योंकि प्री बिल्ट होता होगा उनमें, इनबिल्ट आता होगा कुछ भी। डेटा डिस्क पे तो क्या इंक्रिप्शन होगा? विच स्टोरेज डिवाइस ऑफर्स द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस स्पीड? फास्टेस्ट हार्ड डिस्क नहीं, ऑप्टिकल डिस्क एकदम नहीं, मैग्नेटिक टेप एकदम नहीं, तो यहाँ पर आएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव।
अभी M.2 NVMe की बात चल रही है। बात क्या है, ये सब लाइव हो चुके हैं, आपके लिए हाजिर है, तो थोड़ा ध्यान देना। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम क्लासिफाइड एज एंटीवायरस, किस कैटेगरी में आता है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, सवाल पूछेगा, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता होना चाहिए। आउटपुट ऑफ प्रिंट पाइथन 1.4, प्रिंट पाइथन 1.4, प्रिंट पाइथन 1.4, जल्दी बताओ भाई। प्रिंट पाइथन 1.4, 1 से 4 तक जाना है, 1 से 4 तक जाना है। ये बात है किसकी, लिस्ट में प्रिंट करवा देना है ना, क्या 1 से 4, 0 तो प्रिंट नहीं होगा, पी गायब हो गया। 1 से 4 1 वाई आएगा, टी आएगा, एच आएगा, वाई आएगा, टी आएगा, एच आएगा। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ एन भी है, ये होगा आंसर, ठीक है, ध्यान रखना इसका। विच पाइथन ऑपरेटर चेक्स इफ टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, टू वेरिएबल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, इज ही चेक होगा, इज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल, 100 का बाइनरी किसको किसको याद है, मुझे तो याद है 100 का बाइनरी मुझे याद है। 100 100 100 100 100 100 मैंने ऐसे याद किया था, 100 100 100 100, यही तो होगा 100 का बाइनरी, और कुछ होता है, सही है ना, हवाबाजी तो नहीं कर रहा हूँ। 100 100 100 100 ही तो है 100 की बाइनरी, हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। चलो यहाँ तक होता है हमारा पेपर ख़त्म, मतलब पेपर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म, ठीक है। 40 ऑब्जेक्टिव हमारे ख़त्म हो गए, जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। आप सब इसमें पार्टिसिपेट भी अच्छे से करते हो, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको इसलिए दिखाने लाया था, ये जो यहाँ लिखा हुआ ना, एनालाइज द प्रॉब्लम, डिज़ाइन एल्गोरिदम, कोड द सॉल्यूशन, टेस्ट एंड डिबग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप, ये आप रट के जाना, और ऐसे ही एक हल्का सा गोल गोल सा फिगर बना दोगे ना, एग्जामिनर इम्प्रेस होगा आपसे। और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आना चाहिए एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी में, क्योंकि हम लोगों से बहुत डेप्थ में जाकर के प्रोग्रामिंग नहीं करवाएगा, ऐसी चीज़ें पूछेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है, ये ज़रूरी है, आपके पास होना चाहिए। मैंने आपके साथ शेयर भी किया है व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट इज़ अ फाइल, डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट फाइल पाथ एंड रिलेटिव फाइल पाथ इन पाइथन, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ फाइल एग्जिस्ट यूजिंग OS मॉड्यूल एंड डिस्प्ले इट्स साइज। क्वेश्चन ईजी है, ईजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितनी चीज़ें पूछा है ना, हमको एक्सप्लेन करने के लिए जो बता दिया है, वो एक एक नंबर हमको दिला जाएंगी, ठीक है। और एग्जामिनर ओवरऑल हमको 3.5 नंबर देने से कतराएगा नहीं। पहले तो हमको बता देना है एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, दो चीज़ें। एब्सोल्यूट पाथ हम दे देते हैं, और रिलेटिव पाथ की जैसे आपको रिलेटिव होकर के बताना है। रिलेटिव मतलब आप, जैसे कि ये फाइल है, ध्यान से यहीं से समझ में आ जाएगा, फाइल है, यूज़र्स है, उसके बाद मेरा नाम है, मतलब यूज़र नेम है, फिर डाउनलोड से, फिर सैम्पल पेपर फॉर example.pdf, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब रिलेटिव पाथ क्या होगा, मान लो मैं इस फोल्डर में पहले से हूँ, हेलो सूरज यूज़र नेम के अंडर में हूँ, तो मेरा रिलेटिव पाथ हो जाएगा ये download/सैम्पल पेपर फॉर EP.pdf, और जो और जो एब्सोल्यूट पाथ होगा ये पूरा का पूरा होगा, पूरा एब्सोल्यूट हमको देना पड़ेगा, ये तो हमको पता ही है। अब हमने ये काम कर दिया तो हमारा 1 नंबर हो गया। प्रोग्राम अब बताना है कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये प्रोग्राम भी बहुत सस्ता प्रोग्राम है, मतलब आराम से हो जाएगा, और फिर OS मॉड्यूल यूज़ करके हमको उसकी साइज़ बता देनी है, तो ये सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। तो ये ईजी कैटेगरी का ही प्रोग्राम है, बस आपको कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग नहीं आती तो ये आपके लिए, आपकी लिमिट से ही बाहर का प्रोग्राम है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। और ये कोडिंग ऐसी नहीं है कि बहुत हार्ड है, एकदम ईजी है, 2 दिन में भी सीखी जा सकती है। जिन्होंने अभी तक खुद के अंदर डर बिठा लिया है, ठीक है, जिन्होंने डर बिठा लिया है उनको भी अभी बता दे रहा हूँ, कभी भी मौका दो, तो 8 दिन बहुत होते हैं, ओके, टेंशन नहीं लेने का। अभी अपने पास देखो 14 तारीख है, 15 तारीख है, 16 तारीख है, 17 तारीख है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, ठीक है। पूरे 8 दिन प्रॉपर बचे हुए हैं, है ना, पूरे 8 दिन प्रॉपर बचे हुए हैं, कल की डेट से गिन रहा हूँ, और ये 8 दिन बहुत होते हैं, ठीक। टेंशन नहीं लेने का, आग लगाना है पानी में, ठीक। चलो एक्सप्लेन CSV फॉर्मेट, 1 मिनट आ जाओ भाई। एक्सप्लेन द CSV फाइल फॉर्मेट, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ CSV फाइल विद स्टूडेंट रिकॉर्ड
ID name marks for 5 students, then reads and displays records using string operations. CSV फाइल बनानी है, अच्छा फॉर्मेट बताना है CSV का, ठीक, 1 नंबर यहीं मिल गया. राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ CSV फाइल विथ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स. 1 2 3 रिकॉर्ड डालने हैं 5 स्टूडेंट्स का. देखो एग्जाम में आपसे 5 स्टूडेंट का तो नहीं, 2 स्टूडेंट या मैक्सिमम 3 स्टूडेंट का ही लिख पाएगा मेरे हिसाब से. देन रीड्स एंड डिस्प्लेज, अच्छा ये भी हो गया, 2 नंबर का ही हो गया, 1 2 3 और 1 नंबर. देन रीड्स एंड डिस्प्लेज रिकॉर्ड्स यूजिंग स्ट्रिंग ऑपरेशन. स्ट्रिंग ऑपरेशन से आप इसको रीड करो, डिस्प्ले करो. ये मॉडरेट लेवल का प्रोग्राम है, ठीक है. बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ये भी हो जाएगा. हो तो सारे जाएंगे, बस हमको देखना होता है कैसे करना है, ठीक है, कैसे अप्रोच करनी है. क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन करने में थोड़ा तो टाइम जाएगा ऑफकोर्स. जब आप रियल में पेपर अभी दे रहे होगे 7 बजे से पहले, जो लोग नहीं भेज रहे हैं उनको मैं कूटूँगा किसी दिन मिल गए ना, कूट डालेंगे. हाँ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़. ऐसा कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन, एसिड प्रॉपर्टीज़. वाई आर एसिड प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंस इन बैंकिंग डेटाबेस. अच्छा, एसिड प्रॉपर्टीज़ हमको एक बार ही रिवाइज कर लेनी चाहिए. ऐसे तो ऐसे मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन पता रहे तो अच्छी बात है. ये क्वेश्चन क्या लगता है, आ सकता है क्या एग्ज़ाम में? आना ही चाहिए ना. क्या बकवास कर रहा है. एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ये पूछते हैं ना इससे. एटमॉसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, यही तो. वेरी गुड आशुतोष, वेरी गुड वेरी गुड. ये आ गया. ट्रांसफर मनी इज नॉट डिटेक्टेड फ्रॉम अकाउंट विदाउट बीइंग एडेड टू अनदर इफ द सिस्टम फेल्स मिड प्रोसेस. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आइसोलेशन होना चाहिए और ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए. ऐसी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है. इसका हल्का सा छोटा सा फिगर बनाओगे, मज़ा आ जाएगा. और बैंकिंग डेटाबेस में क्यों ज़रूरी है वो आप बता ही दोगे, ठीक है. ये भी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, हाउ इट कैन कॉम्प्रोमाइज अ डेटा बेस, डिस्क्राइब 2 ways टू प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स. हाँ भाई, ये पेपर टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए है ना. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ आपको लगे कि आपके सिलेबस में नहीं है, और अगर आपको अपना सिलेबस ही नहीं पता तो भाई भाग जाओ यहाँ से. नहीं तो मेरे पास डंडा है और कूट दूंगा उसी से. सिलेबस तो देख लिया करो. और अगर आपने सिलेबस देखा, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, उसको बस देख लो. मैं क्या बता रहा हूँ, नहीं देखना, थोड़ा आगे पीछे करके देख लो, नहीं तो आप जाओ सो जाओ, बाद में देख लेना. क्या ये सब टीजीटी के लेवल में आएगा? नहीं आएगा भाई. आपको मैं वही बोल रहा हूँ, सिलेबस वा तो देख लो उठा करके. सिलेबस बहुत दूर थोड़ी है, बस EMRS को खोल लो और आपका काम खुल गया. EMRS वेबसाइट खोल के नहीं आएगा तो कोई बात नहीं. और मान लो पीजीटी में भी नहीं आए तो हल्का आइडिया रखने में क्या बात है. और कल आएगा एग्ज़ाम लेवल का पेपर, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, पेपर नंबर 2 वाले में, पीजीटी वाला, वो जा करके देखना. वैसे पेपर कल से आपको मिलेगा. और अटैकर्स इंजेक्ट malicious SQL code into input fields, manipulating backend database queries to steal, alter or delete sensitive data. It compromises databases by allowing unauthorized data access, changing permissions और destroying data, often bypassing login screens. भाई साहब, कितना खतरनाक बात है ना. देख लो, डेटा थेफ्ट, डेटा मैनिपुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस. बस आने को तो कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन हमको जितना हो सके उतना NCERT से चिपक करके पढ़ाई करनी है, ठीक है. ये क्वेश्चन आपके लिए इजी तो नहीं कहूँगा, मॉडरेट भी इसको नहीं बता सकते, मॉडरेट टू हार्ड बता सकते हैं, ठीक है. क्योंकि एक बार के लिए आपको आइडिया लेना पड़ेगा, और आइडिया लेना बुरी बात नहीं है. हाँ ठीक है, वेरी गुड रामकृष्ण. राइट SQL क्वेरीज ऑन लाइब्रेरी टेबल, ठीक है, लिख देंगे. बुक ID, टाइटल, टेबल, अदर नेम, जॉनर, प्राइस, पब्लिशर, ईयर पब्लिश्ड. हाँ गजब भाई, इतना बड़ा कोड लिखवाओगे. डिस्प्ले ऑल बुक्स बाई RK नारायण, पब्लिश्ड आफ्टर 2000. इजी कोड है. सो जॉनर्स विथ मोर देन 5 बुक्स अवेलेबल, ये भी बढ़िया है. फाइंड द चीपेस्ट बुक, ये भी हो जाएगा. कल हम लोगों ने शायद सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला कुछ किया था, परसों किया था. और डिस्प्ले बुक्स हुज टाइटल कंटेंस वर्ड इंडिया, सब कुछ हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट हमको दिया हुआ है ना, ABCD, तो 4 नंबर इसी के मिलेंगे.
और ये क्वेरी अगर लिखवाएगा तो 5 बुक्स का नहीं हो सकता, 2 बुक्स 3 बुक्स इस पे लिखवाए और ये क्वेश्चन हो जाएगा ईजी अगर आपको आराम से कोड लिखना आता है एसक्यूएल का तो। और एसक्यूएल का कोड जो कैपिटल की चीज़ें हैं ये मुझसे बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, आप लोगों को भी हो रही होंगी। आंसर में मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग गड़बड़ी कर रहे हैं इस चीज़ में, ठीक है। जो कैपिटल है उसको कैपिटल ही लिखने की कोशिश करो, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। 7-8 दिन बचे हैं अभी हमको, समझ लो कि 15 × 8 है, 120 आंसर्स तो कम से कम लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते वक्त जो हमको लिखना पड़े, तो जब इतने लिखने ही हैं तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, कैपिटल में लिखते रहो, हो जाएगा। यूनियन में इंटरसेक्ट माइनस ऑपरेशन इन एसक्यूएल विथ एन एग्जांपल यूजिंग 2 स्टूडेंट एक्टिविटी टेबल्स, स्पोर्ट्स स्टूडेंट आईडी, कल्चरल स्टूडेंट आईडी। इसी में हमको माइनस करना है, यूनियन करना है, इंटरसेक्ट करना है, इसी में करना है ना। क्या करेंगे यूनियन वाले में, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी फ्रॉम, हाँ उसके स्पोर्ट्स से यूनियन कर देंगे, फिर सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम कल्चरल, तो वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यही तो बात है। जो इंटरसेक्ट करेगा अगले वाले में और कल्चरल वाले में देना रहेगा। माइनस ऑपरेशन क्या करेगा, एग्जैक्टली सेम तरीके से ही सारे चलते हैं, एक जगह यूनियन होगा, एक जगह इंटरसेक्शन होगा, एक जगह माइनस करके हमको दिखा जाएगा, उनमें से वो नहीं रहना चाहिए। मॉडरेट लेवल का है और यहाँ पर भी 3 चीज़ें पूछी है और वो तीनों चीज़ें आराम से एक्सप्लेन हो जाएंगी, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल पूछ लिया, प्रोटोकॉल एक्सप्लेन एनी 5 प्रोटोकॉल्स, ये आ गया ना हार्ड क्वेश्चन। एंड ईच सर्व्स इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, ये आप बताओगे तो मज़ेदार क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले तो अपना प्यारा HTTP ही बताना है, फिर आप उसके बाद FTP बताओगे, उसके बाद आप TCP IP बताओगे, और क्या बताओगे, और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और कौन सा बताओगे, HTTP हो गया, FTP हो गया, TCP IP हो गया, SFTP हो गया, और एक आध बताओ यार, अगला नहीं याद आ रहा है मुझे। 7 इजी है, इजी है भाई, आंसर बताओ चौथे वाले प्रोटोकॉल का। HTTP IP, HTTP SMTP FTP टेलनेट एंड POP3, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो यही, अच्छा HTTPS भी तो है, IGMP POP3 टेलनेट रिमोट। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पर 5 अलग अलग पूछ लिया है, इसलिए आप इसको हार्ड मत बोलो, मॉडरेट लेवल का ये भी है, हो जाएगा बढ़िया। एक्सप्लेन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड एज वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, कंपेयर देम ऑन रेंज, कॉस्ट एंड लिमिटेशंस, ये भी मॉडरेट ही क्वेश्चन है, ठीक है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हमको बताना है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक। तो कैसे बताओगे, माइक्रोवेव्स, मीडियम वेव्स, आपने MW सुना है, ये MW रेडियो का किसी ने ऑपरेट किया है, रेडियो चलाए हो कभी, अच्छा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल तो सुना ही होगा, अच्छा शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, ये सब आपने देखा था, हमारे रेडियो में होता था, खुट खुट करके चेंज कर लेते थे हम लोग, दूर से ही कनेक्शन आता था, गिर 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 करता था, जिग 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 जिग, कुछ वैसे ही पूछा होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे यार, क्योंकि यहाँ से देखो यही है, दिमाग से कॉन्सेप्ट उड़ जा रहे हैं। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी लाइन ऑफ साइट रेडियो वेव्स 1 से 3 गीगाहर्ट्ज फॉर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन ग्राउंड टावर्स, बट कवरिंग शॉर्ट मीडियम डिस्टेंस 20 से 30 मील्स। सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्बिट रिले।
अच्छा, इसीलिए अपना बाजा वाजा रेडियो जो खुरखुर खुरखुर करने लगता था। ससेप्टिबिलिटी टू एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस एंड डिफ़िकल्ट टू रिपेयर, हाँ वही उसमें ऊपर ले जा लगा देते हैं। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो वो जियो वाला अपना सिम वाला नहीं, GEO। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मेरे लिए तो मॉडरेट से ऊपर का है। जिनको आता होगा उनके लिए मॉडरेट ही है, मॉडरेट प्लस इसको बोलेंगे, हार्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि पढ़ करके आराम से समझ में आ जा रहा है और हम लिख भी सकते हैं इसके बारे में। डिस्क्राइब द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रेजेंट एप्लीकेशंस, एक्सप्लेन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एज सबसेट्स ऑफ AI। ये भी क्वेश्चन मॉडरेट ही है। चीज़ें हमारे दिमाग में भले ही पहले घुसी हुई हैं लेकिन इसका आंसर लिखने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। हाँ, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, वेरी गुड रामकृष्ण भाई, मस्त नाम है भाई तुम्हारा। डिस्क्राइब द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रेजेंट डे एप्लीकेशंस, कर लेंगे। एक्सप्लेन करना है मशीन लर्निंग को, AI का पार्ट होता है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एज सब फील्ड्स ऑफ AI। एक नंबर यहाँ देगा, 2 नंबर यहाँ से हमको लेना है, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा थियरी नहीं, स्टिक करना है NCERT के उस पर और ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, मॉडरेट ही मारते हैं। एक्सप्लेन हाउ वाईफाई मतलब WLAN, वायरलेस लैन, व्हाट इज SSID। SSID का फुल फॉर्म बताओ, SSID का फुल फॉर्म बताइए। हाउ डज WPA2 प्रोवाइड सिक्योरिटी इन वाईफाई नेटवर्क्स। ये है ट्रिकी सवाल, ये हार्ड है। आज का पहला हार्ड क्वेश्चन मिल गया। इसका आंसर जो लिख सके वो है महान आत्मा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे एग्जामिनर इसमें 2.5 नंबर से ज़्यादा देगा। मैं एक्सप्लेन भले वाईफाई कर दूंगा, SSID का उसको फुल फॉर्म भी बता दूंगा, लेकिन उसके बाद ये वाली चीज़ एक्सप्लेन करने में मेरे तोते उड़ने वाले हैं। हाउ डज WPA2 प्रोवाइड सिक्योरिटी इन वाईफाई नेटवर्क्स, बता देंगे, कुछ भी लिखेंगे और वो हमको आधा नंबर दे के टरका देगा। ठीक, ये पहला हार्ड क्वेश्चन मुझे मिला है। यहाँ पर कीवर्ड्स एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहे हैं क्या लिखेंगे। हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है सर्विस सेट आइडेंटिफायर ना, ये तो होता है। अगला क्या बताएंगे, WLAN, ये हमारे घर में जो हम लोग हॉटस्पॉट वगैरह बनाते हैं उसको WLAN ही बोल देते हैं, या जो हमारा जो राउटर जो नेटवर्क वाईफाई फेंकता है वही होता है WLAN। समझ रहे हो, 2 पे चलता है 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज। अच्छा, जो 5 गीगाहर्ट्ज वाला होता है इसको हम लोग 5G बोल देते हैं, इसको हम लोग 4G बोलते हैं, जबकि वो 5th जनरेशन का नहीं 5 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है इसलिए। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट, मतलब ये अभी मतलब मुझे पढ़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। मेरे लिए तो हार्ड क्वेश्चन है ये, आपके लिए कैसा बताना। वायर्स के थ्रू कनेक्ट ना करके वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, इसमें 2 नंबर मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। सही बात है यार, इसमें 2 नंबर मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका गूगल कैसे आंसर लिख रहा है। वर्क बाई यूजिंग रेडियो एप्स, देखो यही नहीं लिखते ना, हो सकता है हम लोग यही मिस कर जाते हैं। 6 गीगाहर्ट्ज पे आ चुका है। टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन द राउटर वायरलेस इनेबल्ड डिवाइसेस सच एज लैपटॉप और फोन्स, द राउटर कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया केबल एक्सेस या एक्सेस पॉइंट ब्रॉडकास्टिंग एन SSID नेम, मतलब जो नेटवर्क का नाम होता है, टू सर्विस एंड आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ एंड सिक्योरली एक्सचेंजिंग डेटा यूजिंग प्रोटोकॉल्स लाइक WPA2। व्हाट इज एन SSID बता देंगे। Purpose, it is a technical name. Wi-Fi such as home network, 5G or hotel guest function. It acts as easily distinguish one WLAN from others in vicinity. Visibility, routers typically broadcast the SSID and make it easily discoverable, but it can be hidden for added privacy, requiring users to know the exact name to connect. Format, it is a case sensitive alphanumeric name that can be अप टू 32 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है समझ गया। अच्छा ठीक, WPA2 वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस टू,
प्रोटेक्टेड एक्सेस टू, पहले WPA सिक्योरिटी होती थी, AES इंक्रिप्शन। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स which is highly secure and used by governments and financial institutions to protect sensitive data. Authentication WPA2 personal, often used at home, uses a pre-shared key or password to verify users before they can access the internet. Data protection क्या है? It is ensures that the writer encrypted, make it unreadable to anyone without the network password. For business, it provides stronger security using individual credentials rather than one shared password. ठीक है, हार्ड तो है ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया ना, ये हार्ड है, समझ करके ही करना। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमारे लिए आएंगे, हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन हमको हमारा दिल तोड़ने के लिए ज़रूर आएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, कोडिंग सबसे इजी पार्ट रहेगा आपके लिए। और क्योंकि हम लोगों की कोडिंग बड़ी सस्ती है, सस्ती मतलब बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो इसलिए अगर आप भी आपने वो नहीं किया है तो ज़रा जा करके देख ज़रूर लेना। वो चिप लगा दी जाती है जिससे नेट चल जाता है, वायर से कनेक्ट ना करते। ठीक है, एक्सप्लेन फॉर लूप व्हाइल लूप, इजी क्वेश्चन आ गया ना, इजी हो गया। व्हेन शुड ईच बी यूज़, कब यूज़ करना है ये भी बता देंगे। ठीक है, लूप में कंडीशंस एक जगह पता होगी, एक जगह नहीं पता होगी, वाइल में पता नहीं होती ना, चलते रहो जब तक ऐसा ना हो जाए। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड लूप टू प्रिंट पास्कल स्ट्रेंगल फॉर 5 रोज, ये हो गया इजी बताने का, भूल कर दिया हमने, मॉडरेट हो गया। ठीक है, और एग्ज़ाम में या तो ये पूछ लेगा या तो इसको डेप्थ में पूछ लेगा, और क्योंकि हमको यही लूप लगा करके यहाँ प्रोग्राम बनाना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है लेकिन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बढ़िया है। एक्सप्लेन टपल्स इन पाइथन, 1 घंटा हो गया क्या? अभी हुआ है 52 मिनट, कोई नहीं, आज जल्दी पेपर निपट जाएगा, बस 7 ही 8 मिनट में पेपर भी हो जाएगा। एक्सप्लेन टपल्स इन पाइथन हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ टपल ऑफ मंथली रेनफॉल डेटा फॉर 12 मंथ्स, गजब, 12 महीने का डेटा बनाए। अच्छा, वो बना देगा टपल। फाइंड करना मैक्स मिन एवरेज रेनफॉल, फाइंड कर लेंगे। काउंट्स मंथ्स विथ रेनफॉल अबव एवरेज, डिस्प्लेज द ड्राइएस्ट एंड वेटेस्ट मंथ इंडेक्स। 1 मिनट, अगर यहाँ पर हम ये देखें, अबे पेन तो चल जा। एक्सप्लेन टपल्स इन पाइथन, 1 नंबर। राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ टपल ऑफ मंथली रेनफॉल डेटा, 12 मंथ का नहीं हो सकता, 3 ही मंथ का या क्वार्टर का, कुछ भी पूछे कर लेंगे। फाइंड करना मैक्स मिन एवरेज रेनफॉल, हाँ ठीक है, हो जाएगा, ये भी इजी, यहाँ तक इजी। काउंट्स मंथ विथ रेनफॉल अबव एवरेज, अबव एवरेज से ऊपर कौन कौन से हैं, ये भी हो जाएगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल का ये। डिस्प्ले द ड्राइएस्ट एंड वेटेस्ट मंथ हो जाएगा, मिन मैक्स, समझ गया, उसी हिसाब से दे देंगे कहाँ पर सबसे कम पानी बरसा, कब ज़्यादा पानी बरसा। और देखो, ऐसे क्वेश्चंस भले ही आपको एग्ज़ाम में ना देखने को मिले, लेकिन जब आप पेपर करने से पहले ऐसे क्वेश्चंस करके जाओगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए बुक बेस्ड ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एकदम बुक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, तो ये ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी भी है, इसी में आपकी महानता भी है। व्हाट इज़ रिकर्जन इन पाइथन? राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, कंप्यूट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। अच्छा, रिकर्जन लूप के एंगल से ही समझिएगा, कुछ और मत समझ लीजिएगा। ठीक है, और उसी हिसाब से हमको बनाना है। भले ही आपको यहाँ पर रिकर्जन अलग तरीके से बता दे, अभी गूगल पे पूछते हैं तो रिकर्जन हमको कुछ और बताएगा ना, थोड़ा डेप्थ में ले करके जाने की कोशिश करेगा, देखते हैं क्या करेगा। अबे हट जा। रिकर्जन पाइथन अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर फंक्शन कॉल्स स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर सिंपलर सब प्रॉब्लम्स। एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव अ बेस केस दैट स्टॉप द रिकर्जन एंड रिकर्सिव केस व्हेन द फंक्शन। ठीक है, ये तो नहीं पूछने वाला भाई। डिफाइन करो फैक्टोरियल,
अच्छा फंक्शन बना दिया। राइट अ लूप प्रोग्राम, शायद लूप सही तो है। हाँ यही है, सही है। फैक्टोरियल फाइंड कर लेगा कंप्यूटर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। हार्ड हो गया ना? हार्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई सारी बातों का हमको बहुत ध्यान रखना है। पहली बात तो इंडेंटेशन, इंडेंटेशन में बहुत गड़बड़ी हो रही है। पाइथन वाली कोडिंग जो ऐसी वाली आती है, फाइल वाइल वाले में तो चीज़ें समझ में आराम से आ जाती हैं, यहाँ पर हम फ्लो में गलत लिख जाते हैं। तो इंडेंटेशन का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर, इंडेंटेशन, ठीक। और भले ही रिकर्सन आप ना एक्सप्लेन करो तो हो सकता है लूप पूछे या आपसे डायरेक्ट फैक्टोरियल का प्रोग्राम ही बनवाए। 4 नंबर में तो ये भी पूछा जा सकता है। आप बनाने की क्षमता रखना, और वही क्षमता लाने के लिए आपको ये प्रोग्राम दिए गए हैं। आप अपने एंगल से करने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। एग्जैक्ट यही नहीं करना है, आप क्वेश्चन खुद भी बदल सकते हो। आपको लगे कि भैया ये सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, तो भैया के अलावा भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, टेंशन नहीं लेना है। अभी रात के 12 बजने वाले हैं। क्या बोला है? NINT इनपुट, क्या बोला है भाई? हाँ फैक्ट बेस्ड ही आएंगे यहाँ से। अरे बहुत सारे, आपको बता दूँ कोडिंग से ना, कोडिंग से हम लोगों को मतलब TGT वालों को अगर मैं बात करूँ, TGT वालों को आप पढ़ाओगे किसको? 9th-10th क्लास के बच्चों को। वहाँ पर तो कोडिंग है ही नहीं, ठीक है, एप्लीकेशंस हैं। तो मेरे हिसाब से तो TGT वाले बच्चों से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको आज शॉर्टकट्स वाली वीडियो भेज दी। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा, जो ICT वाली वीडियो है ना, बहुत बेसिक कंसेप्ट जो वहाँ पर क्लियर किए गए हैं वो जा कर के देख लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, स्पेशली TGT वालों के लिए। PGT वालों को हो सकता है प्रोग्राम में ज़्यादा इन्वॉल्व कराए, TGT वालों को कम। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड जब प्रीलिम्स में आया था तो PGT में बढ़िया आ गया था, इसीलिए कट ऑफ यहाँ पर 62 गई थी और TGT वालों की 71 गई थी। 9 नंबर एक्स्ट्रा है, और ये जनरल की है। अन्य कैटेगरी की कट ऑफ तो उसी हिसाब से, इवन OBC की कट ऑफ तो 55 से भी कम है PGT में, मतलब 50%। आप सोचिए, है ना बढ़िया चीज़? बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़। मतलब वो PGT में थोड़ा एक लेवल अप, या जो एग्जैक्ट जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में साइंटिस्ट के नाम और तमाम उनकी थियरीज, उनमें से कुछ क्वेश्चन PGT में पूछा था। डेप्थ वहाँ भी रखा था, डेप्थ TGT में भी रखा था, लेकिन TGT में आपने देखा होगा साइंटिस्ट वगैरह से कुछ नहीं पूछा था। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि कोडिंग में हो सकता है PGT में ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व कराए, और TGT में एप्लीकेशन बेस्ड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, फंडामेंटल से रिलेटेड, और पाइथन के बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड। बेसिक कंसेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, वही सारी चीज़ें आपको, जैसे लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, समझ रहे हो, और फंक्शन बनाना, या जो NCERT में आपको क्वेश्चंस प्रोग्राम्स दिए हुए हैं वो कैसे चल रहे हैं, मतलब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जिसको बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और हो सकता है कि एल्गोरिदम आपसे ज़्यादा बनवाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य होगा। अगर ये सत्य हो तो आप उसमें चूक मत जाना कि नहीं हमको तो एप्लीकेशन नहीं आता था, हम पूरी प्रोग्रामिंग करके आए हुए हैं। करना है तो करना है भाई, अभी 7-8 दिन बचे हैं, तो इसीलिए बता दे रहा हूँ, आराम से कर सकते हो। अगर 10 घंटे भी अभी डेली पढ़ते हो, 60-70 घंटे होते हैं भाई पढ़ने के। 60-70 घंटे बहुत होते हैं, समझ रहे हो ना? चलो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन